होगी, घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके इस YouTube चैनल पर जीएस की ऑनलाइन क्लासेस लेकर आए हैं। आपके अंदर जो जीएस का एक डर है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ बच्चों के अंदर एक कमी होती है कि हमारा तो वन लाइनर एग्ज़ाम है, हम इतना डीप पढ़कर क्या करेंगे। तो आप हमेशा याद रखिए, एक जो अच्छा तैराक होता है उसे चाहे आप समुद्र में उतारिए, चाहे जल में उतारिए, चाहे किसी तालाब में उतारिए, वो तैरकर निकल जाएगा। तो आपको एक अच्छा तैराक बनना है। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और एक बात आपसे कहना चाहेंगे, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना कठिन नहीं है, बस यह एक विशेष तैयारी है और इसे तैयार भी विशेष तरह से ही किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम अपना पहला टॉपिक पॉलिटी, राज व्यवस्था एवं संविधान शुरू करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप निरंतर इस क्लासेस के चैनल्स को देखें और कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट के थ्रू पूछने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी, संविधान। तो इसमें शुरू करें, जो आजकल का शासन है वह एक आधुनिक शासन है। प्राचीन काल एंशियंट रूलिंग, मेडिवल रूलिंग मध्यकालीन शासन से कुछ अलग है। तो समझे क्या है हमारा आधुनिक शासन। तो सबसे पहले हम समझेंगे शासन और प्रशासन में अंतर। शासन और प्रशासन। शासन अर्थात रूलिंग, प्रशासन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन। और भी इसे सरल शब्दों में प्रस्तुत करें तो शासन के प्रमुख अंग हैं मंत्रीगण। मंत्रीगण मिनिस्टर्स, जबकि प्रशासन का अंग है अधिकारी। किसी भी विभाग का अधिकारी हो वह प्रशासन का अंग होता है, जबकि मिनिस्टर्स सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब शासन का अंग हैं। और आगे लेकर चलें, मंत्रीगण का जो समूह है यह प्रशासन
की तुलना में वरिष्ठ है, सीनियर, जबकि अधिकारियों का जो ग्रुप है वह कनिष्ठ है। जूनियर। तो यहां सबसे पहली बात आती है कि हमने प्रशासन के अंगों को शासन के अधीन क्यों रखा है। मेंस का क्वेश्चन, यूपीएससी मेंस। प्रशासन के अंगों को हमने शासन के अधीन क्यों रखा है। तो इसको भी समझें। आपने बेटा अभी अंग्रेज़ों का युग नहीं देखा है। याद करिए उस अंग्रेज़ों के युग को। अंग्रेज़ों के समय में तो शासन था ही नहीं, यह तो पद ही गायब था। हर एक चीज़ प्रशासन के अंतर्गत होती थी। लॉर्ड साहब, कलेक्ट्रेट, एसपी, यही सब तो थे प्रशासन के अंतर्गत। जबकि शासन का तो अंग ही नहीं था। और अंग्रेजों के समय से ही यह प्रशासन हम भारतीयों पर अत्याचार कर रहा था। सारे अधिकार लॉर्ड साहब के पास होते थे। जनता पर निरंतर कर लगाना, आए दिन दंडित करना, यह तो इनका काम बन गया था। और एक बात, जब हम आज़ाद हुए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे लौह पुरुष, को जो देश का सबसे बड़ा काम मिला, रियासतों को भारत में मिलाने का। तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन आईसीएस को नहीं रखा होता तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हम रियासतों को भारत में मिला पाते। आज़ादी के समय लगभग 90,000 शरणार्थी भारत आए और 30,000 शरणार्थी भारत छोड़कर गए। इन सब को निरंतर रोजगार प्राप्त करा पाना क्या हमारे बस में होता? यही तो लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र है, अर्थात डेमोक्रेसी। और आगे चलते हैं। वरिष्ठ हैं प्रशासन अर्थात मंत्रीगण, नीति का निर्माण करते हैं। मिनिस्टर्स मेकिंग नीतियां। मिनिस्टर्स नीति बनाते हैं। मेकिंग पॉलिसीज, नीति निर्माण का कार्य करते हैं। जबकि प्रशासन के अंग अधिकारी इन नीतियों को कार्यान्वित करते हैं। कार्यान्वित करते हैं अर्थात लागू कराते हैं।
तो आपके मन में एक और बात आ रही होगी कि मंत्रीगण तो अनपढ़ होते हैं, ये क्या नीतियां बनाएंगे। तो पहले समझे नीतियां क्या होती हैं। नीतियां, नीति अर्थात क्या करें क्या ना करें। जैसे कि दो बच्चे हैं, एक नीति बनाता है कि मुझे आज पढ़ना है और दूसरा नीति बनाता है कि मुझे आज नहीं पढ़ना। तो ये उस बच्चे की नीति है, मुझे पढ़ना है, और एक दूसरे बच्चे की नीति है, मुझे आज नहीं पढ़ना। रिजल्ट तो दोनों का आना है। तो क्या करें क्या ना करें, यही नीति है। मिनिस्टर्स नीति को निर्माणित करते हैं, निर्माण करते हैं नीति का। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा, मंत्रीगण तो अनपढ़ होते हैं, ये क्या नीतियां बनाएंगे। गलत है बेटा। ये आजकल के मंत्री जो हैं, इनको देखते हुए आपके मन में आक्रोश है। मगर याद करिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, लाल बहादुर शास्त्री को, याद करिए इन सभी को। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो इसरो, IMF, क्या ये सारी सुविधाएं हमको मिल पाती? इस पर भी विचार करिए। और एक बात, मिनिस्टर्स नियुक्त होते हैं, इलेक्टेड। नियुक्त नहीं। मिनिस्टर्स निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित होते हैं अर्थात जनता द्वारा चुने जाते हैं निश्चित अवधि के लिए, 5 साल के लिए। और अगर ये 5 साल हमारे प्रति कुछ करते नहीं हैं तो हम इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। इस पर भी चर्चा करेंगे। जबकि अधिकारी नियुक्त होते हैं, नियुक्त होते हैं अर्थात किसी परीक्षा को पास करके इनकी तैनाती की जाती है। इन्हें एक निश्चित कार्यकाल दिया जाता है, 5 ईयर, 5 वर्ष, और इन्हें सेवानिवृत्ति तक। सेवानिवृत्त अर्थात रिटायरमेंट। ये सारे बेसिक अंतर हैं, ये सारे बेसिक अंतर हैं शासन और प्रशासन में। भारत में 25 वर्ष का व्यक्ति होम मिनिस्टर बन सकता है, जबकि DGP बनने में एक अर्ली ईयर में बना हुआ PCS क्वालिफाई व्यक्ति 58-59 साल में जाकर DGP बनता है। तो एक आप देख लीजिए इसे, ये बेसिक अंतर है शासन और प्रशासन में। फिर आगे बात करते हैं।
जैसे जैसे समय बीतता गया तो हमने आज़ादी के पहले लगभग सभी देश तानाशाही सिस्टम से जूझ रहे थे। लगभग सभी देश। धीरे धीरे मीडियोकर्स का उदय हुआ। मीडियोकर्स अर्थात हम लोग का उदय हुआ और हम लोगों ने भी सत्ता में आने की अर्थात शासन में आने की मांग की। इसी समय एक विचारक सामने आए, उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू एक फ्रेंच दार्शनिक। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, शक्ति पृथक्करण अर्थात सेपरेशन ऑफ पावर। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि अगर हमें तानाशाही सिस्टम से छुटकारा पाना है तो हमें शक्तियों को बांटना होगा। अगर आप किसी एक ही व्यक्ति में सारी शक्तियां निहित कर देंगे तो वो तानाशाह बन जाएगा और वो कभी पैंट की पैजामे की लंबाई तय करेगा तो कभी दाढ़ी की लंबाई तय करेगा, जनता के हित में कुछ नहीं सोचेगा। ये कहा मॉन्टेस्क्यू ने। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर शक्तियों को विभाजित कर दीजिए, तानाशाही अपने आप खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा शक्तियों को 3 भागों में बांट दीजिए, विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एक्सिक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशियरी। अर्थात न्यायपालिका के अंतर्गत केंद्र में संसद, राज्य में विधानमंडल, कार्यपालिका के अंतर्गत अधिकारी कर्मचारी, जबकि न्यायपालिका के अंतर्गत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को रखा जाए। और समझे तो विधायिका अर्थात केंद्र में संसद, राज्य में विधानमंडल, अर्थात विधायिका के अंतर्गत नियम कोई बनाए और नियम वही बनाए जो जनता द्वारा चुनकर आए। अर्थात नियम वही बनाए जो जनता द्वारा चुनकर आए, क्योंकि संसद और विधानमंडल में वही व्यक्ति तो बैठते हैं जिन्हें जनता चुनकर भेजती है। आगे संसद एवं विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों को कार्यान्वित कराने का कार्य कार्यपालिका करे। अगर कोई व्यक्ति
उन नियमों की अवहेलना करता है तो उसको दंडित करने का कार्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अर्थात न्यायपालिका का होगा। हो गया ना शक्तियों का बंटवारा। देखिए, नियम वो बनाए जो जनता द्वारा चुनकर आए, उन नियमों को कार्यान्वित वो करे जिसे शासन नियुक्त करे अर्थात अधिकारी कर्मचारी, और जो नियमों का पालन ना करे उसको दंडित करने का कार्य न्यायपालिका करे। हो गया शक्तियों का बंटवारा। यह सिद्धांत दिया मॉन्टेस्क्यू ने। और देखिए, आज वर्तमान के लगभग सभी देशों ने इसी सिद्धांत के आधार पर अपनी शासन प्रणाली को अपनाया हुआ है। तो बात करते हैं लगभग सभी देशों की शासन प्रणालियों की। और जैसे ही आपने शक्तियों को बांट दिया, तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी तानाशाही सिस्टम चल पाएगा। तानाशाही सिस्टम क्या होता है उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षीय लोकतंत्र क्या होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखिए, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र क्या होता है। संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र अर्थात पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जबकि अगर हम अध्यक्षीय लोकतंत्र की बात करें तो अध्यक्षीय लोकतंत्र अर्थात प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। क्या अंतर है इन दोनों में। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद को दी जाती हैं, अर्थात शक्तियों का बंटवारा एक ग्रुप के हाथों में किया जाता है। जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारी शक्तियां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद को दी गई हैं, अर्थात लोकतंत्र ही तो है ये। शक्तियों का बंटवारा हुआ, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ, तो लोकतंत्र ही तो हुआ। इसीलिए भारत लोकतंत्र है, ब्रिटेन लोकतंत्र है, जबकि यूएसए अध्यक्षीय लोकतंत्र है। भारत और ब्रिटेन संसदीय लोकतंत्र के उदाहरण हैं, जबकि यूएसए अध्यक्षीय लोकतंत्र का उदाहरण है। तो क्या होता है अध्यक्षीय लोकतंत्र में। अध्यक्षीय लोकतंत्र में सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में निहित कर दी जाती हैं, अर्थात यूएसए का राष्ट्रपति,
प्रत्येक कार्य के लिए जनता के प्रति जवाबदेही है। यूएसए में कोई भी घटना हो, इस घटना के लिए वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही उत्तरदायी है। जनता डोनाल्ड ट्रंप से जवाबदेही करेगी। जनता ने आपको चुना है। जबकि संसदीय लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति जो कि शासन का अंग है, वो जनता के प्रति जवाबदेही है। जनता शासन के प्रत्येक अंग से जवाबदेही कर सकती है और करती भी है। ये बेसिक अंतर हैं संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र। तो आप समझ गए होंगे संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र में क्या अंतर है। संसदीय लोकतंत्र में सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद को दी जाती हैं, जबकि अध्यक्षीय लोकतंत्र में सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में निहित कर दी जाती हैं, जैसे कि यूएसए का राष्ट्रपति। तो क्या विश्व के सभी देश केवल इन्हीं दो सिस्टम पर आधारित हैं? नहीं बेटा, और भी कुछ शासन प्रणालियां हैं, उन पर भी नजर डालें। राजतंत्र, मोनार्की। राजतंत्र अर्थात मोनार्की। विश्व में इस समय लगभग 200 से अधिक देश हैं और लगभग 175 प्लस कंट्रीज़ ने तो लोकतंत्र अपना रखा है, मगर अभी भी कुछ देश राजतंत्र अपनाए हुए हैं। तो क्या है राजतंत्र, समझते हैं इसको। राजतंत्र अर्थात मोनार्की। क्या होता है राजतंत्र में? राजतंत्र में सत्ता किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में निहित होती है, वो भी वंश परंपरागत के अनुसार पर। सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथों में निहित होती है, मगर वंश परंपरागत के अनुसार पर। सत्ता तो यूएसए में ही एक व्यक्ति के अधीन है, मगर वंश परंपरागत के अनुसार पर नहीं। यूएसए में चुनाव होते हैं, जबकि राजतंत्र में सत्ता वंश परंपरागत के आधार पर चलती है। इसी के कुछ उदाहरण हैं सऊदी अरब, एक ये देश, और बगल में ही जॉर्डन और ब्रुनेई। इन सभी देशों में अभी भी राजतंत्र अपना रखा है, अर्थात सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथों में वंश परंपरागत के अनुसार चल रही है। सऊदी अरब के वर्तमान प्रिंस सलमान, प्रिंस सलमान ने भी कुछ राजतंत्र में बदलाव किए हैं और सऊदी अरब को भी कुछ लोकतंत्र की ओर अग्रसर किया है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने सऊदी अरब में फिजिकल पनिशमेंट पर रोक लगा दी है, अर्थात
किसी भी व्यक्ति के नाक कान अंग नहीं काटे जाएंगे। और सलमान ने ही सऊदी अरब में कोड़े मारने की सज़ा को ख़त्म किया है, रोक लगा दिया है। ये भी याद रखिएगा। फिर बात आती है कि जब राजतंत्र में राजा होता है तो क्या इंग्लैंड भी राजतंत्र है? इंग्लैंड में भी तो राजा रानी होते हैं, अर्थात क्राउन होता है। तो क्या इंग्लैंड भी राजतंत्र है? नहीं बेटा, इंग्लैंड ने एक नई शासन प्रणाली अपनाई है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इंग्लैंड ने अपनाया है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। समझें इसके पहले की घटना। बेटा, कोई भी व्यक्ति यदि खुद को समय के अनुसार बदल लेता है तो वो परिस्थितियों के अनुसार खुद को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। यही काम किया इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने खुद को समय के अनुसार अपनी शासन प्रणाली में परिवर्तन किया है। जैसे धीरे धीरे इंग्लैंड में पूंजीपति, मोनार्की सत्ता की ओर अग्रसर हुए और वहाँ के राजतंत्र को लगा कि इन्हें भी सत्ता में शामिल करना चाहिए, तो उन्होंने अपने शासन में बदलाव किया और अपनाया संवैधानिक राजतंत्र, अर्थात राजा की शक्तियों को सीमित रखते हुए, राजा की शक्तियों को सीमित रखते हुए सारी शक्तियां संसद के हाथों में दे दी। इंग्लैंड की संसद के हाथों में दे दी, अर्थात खुद को संसदीय लोकतंत्र बनाया। इंग्लैंड संसदीय लोकतंत्र है, अर्थात इंग्लैंड में या फिर कोई भी ऐसा देश जिसने संवैधानिक राजतंत्र अपनाया हुआ है, वहाँ राजा रानी अर्थात क्राउन की शक्तियों को सीमित रखते हुए पूर्ण शक्तियाँ संसद के हाथों में दे दी गई हैं। इंग्लैंड ने खुद को समय के अनुसार परिवर्तित किया है, इसलिए वो आज इतना विकसित है, जबकि भारत अभी भी प्रगति कर रहा है। और अगर हम और आप जैसे लोग ही शिक्षित हो सके तभी हम अपने देश को आगे ले जा पाएंगे। ये है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र एक समझौता है, यूरोपीय देशों के बीच एक समझौता है। यूरोपीय देश और यूरोपीय देश की जनता के बीच संवैधानिक राजतंत्र एक समझौता है। किसका समझौता है बेटा? बदलती आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों का। संवैधानिक राजतंत्र यूरोपीय देशों में वहाँ की बदलती
आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों का समझौता है। इसे भी याद रखिएगा। इंग्लैंड ने खुद को समय के अनुसार बदला है और राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया है। अर्थात राजा रानी तो रहेंगे मगर अधिकार नहीं होंगे, और वहाँ की जनता के प्रति, जनता का राजा के प्रति अर्थात क्राउन के प्रति सम्मान है। जनता वहाँ के क्राउन का सम्मान करती है। ये है संवैधानिक राजतंत्र। और हमारे बगल का ही एक देश जिसने भी संवैधानिक राजतंत्र अपना रखा है, कौन है? मैं 10 सेकंड का पॉज देता हूं, आपने दिमाग में सोचिए। सोच लिया होगा आपने। भूटान। भूटान ने भी संवैधानिक राजतंत्र को ही चुना। भूटान आर्थिक नीति से उतना अग्रसर देश नहीं है, मगर विश्व का पहला ऐसा देश है भूटान जिसने वर्ल्ड ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने वाला भूटान विश्व का पहला देश बना है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने वाला विश्व का पहला देश है। अर्थात ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स का बेस है धन से खुशी नहीं मिलती, इसके कुछ और भी कारक जिम्मेदार हैं। धन से खुशी नहीं मिलती, इसके कुछ और भी कारक जिम्मेदार हैं। यह लाइन बेस है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स का, इसे भी याद रखिएगा। मगर अब भूटान भी धीरे धीरे संसदीय लोकतंत्र की ओर अग्रसर है। यूरोपीय देशों ने संसदीय लोकतंत्र अपना लिया है, लगभग अधिकतर देशों ने, मगर भूटान अभी निरंतर प्रयास कर रहा है। तो एक मेंस का क्वेश्चन से राइज होता है यहां से, ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन ब्रिटेन क्या है? कैसा देश है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। और संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दूसरा ऑप्शन अध्यक्षीय लोकतंत्र, दोनों, बोथ, फोर्थ, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो आप 2 सेकंड का पॉज देता हूं, आप इसका उत्तर अपने दिमाग में सोचें। सोच लिया होगा आप लोगों ने। तो क्या है ब्रिटेन? क्या ब्रिटेन ने संसदीय लोकतंत्र नहीं अपनाया? क्या ब्रिटेन ने सारी शक्तियों को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में नहीं बांटा? बांटा है। इसलिए
ब्रिटेन संसदीय लोकतंत्र भी हुआ। और आगे, क्या ब्रिटेन में राजा रानी नहीं होते? आज भी होते हैं। मैं फोर्थ ऑप्शन को थोड़ा सा सही करता हूं। यहां पर संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, इस ऑप्शन को और ले लेता हूं ताकि आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएं। क्या ब्रिटेन में अध्यक्षीय लोकतंत्र है? क्या शक्तियों को एक ही व्यक्ति के हाथों में अर्थात राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति के हाथों में दी गई हैं? ऐसा तो नहीं है। फिर क्या ब्रिटेन संवैधानिक राजतंत्र है? हाँ बेटा, ब्रिटेन संवैधानिक राजतंत्र भी है, क्योंकि ब्रिटेन में राजा रानी तो हैं मगर उनकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। अर्थात राजा रानी तो रहेंगे, अर्थात क्राउन तो रहेगा, मगर उसकी शक्तियां सीमित कर दी गई हैं। सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद को दे दी गई हैं। इसलिए ब्रिटेन संसदीय लोकतंत्र भी है और संवैधानिक राजतंत्र भी है, मगर अध्यक्षीय लोकतंत्र नहीं है। ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा दिमाग में याद रखिएगा। और आगे बात करते हैं। दो पॉइंट्स और रह गए आपके। हम प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, अर्थात भारत गणतंत्र देश है। तो क्या होता है गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक? गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक, गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक। तो क्या होता है गणतंत्र? क्या ब्रिटेन गणतंत्र है? क्या यूएसए गणतंत्र है? अगर है तो क्यों है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? बेटा, जिस दिन आप इन दो क्वेश्चंस के आंसर देना सीख जाएंगे तो शायद ही गवर्नमेंट एग्जाम आपसे बचेगा। तो क्या होता है गणतंत्र? समझें, जिस भी देश का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात संवैधानिक प्रमुख, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात संवैधानिक प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, वही देश गणतंत्र कहलाता है। जिस भी देश में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है अर्थात वहाँ का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, वही देश गणतंत्र कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कौन कौन से देश गणतंत्र हैं। भारत गणतंत्र है क्योंकि यहाँ का राष्ट्रपति चुना जाता है। यूएसए गणतंत्र है क्योंकि यहाँ का राष्ट्रपति चुना जाता है। मगर ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है क्योंकि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात यहाँ की क्राउन राजा रानी जनता द्वारा चुने नहीं जाते, इसलिए ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, जबकि भारत और यूएसए गणतंत्र है। इसे भी आप समझ गए होंगे। बस आखिरी एक और पॉइंट समझना है, उसे भी समझ लेते हैं, तब तक आप नोट कर लें।
ब्रिटेन वालों ने एक और परंपरा अपना रखी है, उसे भी समझ लेते हैं। ब्रिटेन वाले सदैव ज्येष्ठाधिकार का प्रयोग करते हैं। ज्येष्ठाधिकार क्या होता है? ज्येष्ठाधिकार अर्थात क्राउन की सबसे बड़ी संतान, क्राउन की सबसे बड़ी संतान, चाहे वो उसकी पुत्री हो चाहे वो उसका पुत्र, ही अपने माता पिता के बाद अगला क्राउन पद संभालता है। अर्थात ब्रिटेन वालों ने ज्येष्ठाधिकार को अपना रखा है। क्या होता है ज्येष्ठाधिकार में? जो क्राउन होते हैं वो अपने ताज को उतारकर अपनी बड़ी संतान के सर पर रख देते हैं और जनता उसको अगला क्राउन मान लेती है। तो हुआ ना वंश परंपरागत। यही है ज्येष्ठाधिकार। ब्रिटेन वाले इसे भी अपनाते हैं। तो इसे भी आपने देख लिया। आज के लिए इतना ही बेटा। आगे का कल की क्लास में देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपने इसे अच्छे से देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। और इस वीडियो को आप बार बार देखें और कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता तो उसे कमेंट के थ्रू हम तक पहुंचाएं ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। बस हाँ, निरंतर पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।